प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए साइंस का एक और टॉपिक फिर मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। हमारा जो चैप्टर कुछ चल रहा था पहले, विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको बताया था। चैप्टर नंबर 10 था हमारा, विद्युत धारा। देखिए, इसके बाद में मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था। कक्षा 10 के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चल रहा था वहाँ। विद्युत धारा मैंने आपको बताई थी। विद्युत धारा के बाद विद्युत धारा का बताया था मैंने। विद्युत धारा I=Q/T, आवेश अपॉन समय, और I बराबर जो है NE/T, E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद में मैंने आपको एक ओम का नियम बताया था। ओम का नियम ये मैं आपको बता चुका हूँ विद्यार्थियों। पहले धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होती है, V=I, और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर R नियतांक काम में लिया जाता है, जिसे कहते हैं कि स्थिर प्रतिरोध होता है। ये फिक्स होता है मान 10 ओम का, 12 ओम का, 15 ओम का, 20 ओम का, जो भी प्रतिरोध हम लें। ठीक है, ये ओम की परिभाषा आपको बता दी थी। किसी चालक तार में देखो, आइए इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से ओम की परिभाषा। किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर, यानी एक ही रखना है। 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। तो देखो बताता हूँ अब आपको, ईजी है आपको इसमें ध्यान देने की। देखो R=V/I, ये सूत्र था हमारा। ठीक है, ये तो हम जान गए, V=IR था, R=V/I था। अब क्या करेंगे, विभवांतर को भी हमने मान लिया 1 वोल्ट और धारा को मान लिया 1 एम्पीयर, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो इसका R जैसे 1/1, R=1/1, ये कैंसिल हो गया, =1, यानी प्रतिरोध कितना हुआ? 1 ओम का प्रतिरोध। तो 1 ओम की परिभाषा हो गई ना यहाँ पे, कि जब हम विभवांतर का मान 1 वोल्ट ले लें और धारा भी 1 एम्पीयर की ले लें, तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रतिरोध है 1 ओम का होगा। कितना होगा? 1 ओम। तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन यहाँ से निकल के आएगी, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। अब देखिए ओम का सत्यापन दे रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है एक सर्किट लगाया हुआ है। देखो ध्यान दें विद्यार्थियों, ये एक सर्किट है। इसमें यहाँ वोल्टमीटर लगाया हुआ है, एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ कुंजी लगाई हुई है, यहाँ बैटरी लगाई हुई है, और यहाँ धारा नियंत्रण लगाया हुआ है। RH जिसे कहते हैं, धारा नियंत्रण। अब क्या करता है, जो ये वोल्टमीटर है, इसके दोनों सिरों पर एक यहाँ P से Q तक के, PQ जो है ना आपका, एक वोल्टमीटर के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया इसको। एक चालक तार वोल्टमीटर के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, कुंजी को चालू कर दिया गया। अब क्या हुआ, जैसे कुंजी स्टार्ट करेंगे तो इसमें विभवांतर V और धारा I के पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचते हैं। पाठ्यांक नोट करेंगे विद्यार्थियों, विभवांतर V के और धारा I के पाठ्यांक हम नोट करते हैं। तो कैसे नोट करेंगे कि जो चालक तार है आपका, उसमें विभिन्न मान की धाराएं प्रभावित करते हैं अलग अलग। चालक तार में विभिन्न मान की जो धाराएं हैं ना, हम प्रभावित करेंगे, एमीटर से ज्ञात करेंगे, प्रभावित करके देखेंगे। एमीटर में धारा अलग अलग धारा की बताएगा ये एमीटर। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, V और Y के I का मान बदलेंगे और V के पाठ्यांक नोट करेंगे। I के मान बदलेंगे, हम V के पाठ्यांक नोट करेंगे। इस प्रकार V और I में हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो वो जो हमारा ग्राफ है, जो देखो ऐसा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार बढ़ रहा है, ये रेखीय ग्राफ हो गया, ये सरल रैखिक ग्राफ बोलते हैं इसको, रैखिक। जिससे ये सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो धारा के समानुपाती है। जैसे कि हमने ओम का नियम पढ़ा था, V=I, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था V=I पढ़ा था। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे आप?
कि धारा बढ़ाओगे धारा बढ़ाओगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा, धारा घटाओगे तो विभवांतर घट जाएगा, समानुपाती है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी इससे जो ग्राफ बनाया हुआ एक रेखिक ग्राफ है, यही ओम का नियम है। देखो यहाँ पे देखो, ये इस सर्किट को ये जो सर्किट था आपका, इस सर्किट को यहाँ पर ऐसा बना दिया गया। देखो ये तो बैटरी है आपकी, प्लस माइनस कुंजी केवल धारा नियंत्रक, ये धारा बहेगी यहाँ P और Q आपको बता दिया मैंने, चालक तार लगा दिया बीच में, चालक दोनों तारों के दोनों सिरों पर हमको ये वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पर या एमीटर लगा दिया, ठीक है। अब धारा बहेगी इसके अंदर, धारा में से प्लस से माइनस की ओर बहती है। देखो ठीक है विद्यार्थियों, कुछ आप समझ रहे होंगे, थोड़ा प्रयास करें। ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ें आप, इसको अध्ययन करें। प्रतिरोध देखो, प्रत्येक चालक तार अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक चालक तार अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है। ये अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक के अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की अपेक्षा कम बल से बंधे हुए रहते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन चालक से मुक्त रूप से अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, ये आपके सामने है, गति करते हैं। ऐसे चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है, तो ऐसे चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्र सिरे की ओर, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के धनाग्र सिरे की ओर गति करते हैं, धनाग्र सिरे की ओर। जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो ये चालक के अणु, परमाणु व अन्य आयन इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह बाधा प्रतिरोध कहलाता है। वो जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालकों में आवेश के प्रवाह में, चालक में जो आवेश बह रहा है उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध अर्थात आर, समझ गए? प्रतिरोध का जो परिभाषा है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे बताया गया था आपको, ये यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है चालकों में, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है वो प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का मतलब होता है अर्थात बाधा उत्पन्न करना, रुकावट। चूँकि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, अतः यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है उसकी चालकता अधिक होगी। यानी ये उल्टा है, चालकता और प्रतिरोध, चालकता अधिक होगी। यानी प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी, और जिसकी चालकता अधिक है उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा इसको आगे। इसका अंदर 2-3 वो दिए हुए हैं, देखो। अब प्रतिरोध की निर्भरता देखो, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध एक तो लंबाई पर सीधा है, नॉर्मल। देखो लंबाई पर निर्भर करता है। एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनेक तार लें जिनकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट, मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट कहते हैं। जैसे इतना मोटा है तो ये अनुप्रस्थ काट हो गया, ये सारा अनुप्रस्थ काट हो गया, आप समझ गए? अनुप्रस्थ काट एक समान हो। इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने में प्रतिरोध की लंबाई के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अर्थात जैसे जैसे चालक के तार की लंबाई बढ़ती जाती है, देखो यहाँ से नोट करें आप, ये नोट करें, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, ये बन गया। यानी कि लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम समानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल। R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध बढ़ गया, ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे तो सीधा है बिल्कुल, अभी बताया था पहले मैंने आपको, सरल रेखा में ग्राफ आएगा, सीधी रेखा बनेगी, इसका मतलब समान रूप से बढ़ रहा है। ये आपको समीकरण 1 बना दिया, R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि जो आपने अनुप्रस्थ काट बनाया है ये वाला, कितना है तार का, तार इतना मोटा है या इतना मोटा है, उसका अनुप्रस्थ काट कितना है, इतना है या इतना है, इस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी बता रहा है ये, ठीक है। देखो प्रतिरोध ज्ञात कर, प्रतिरोध को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर उसके उत्क्रम एक ग्राफ खींचते हैं। देखो अब ये कह रहा है कि आपको
प्रतिरोध जो है ना आर और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/a के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है। जैसे जैसे चालक की तार की मोटाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध कम हो जाएगा। चालक की तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात प्रतिरोध आर अनुप्रस्थ काट ए के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर जो है ना इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। देखो ये रहा, दो समीकरण बन गए आपके। पहला तो बना था आपका आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एक बन गया आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब इन दोनों समीकरणों को मिला करके हम एक समीकरण बना देंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, आप बुक में देख लें। आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए के का प्रयोग कर लिया है। के एक नियतांक है, स्थिरांक है, इसका मान फिक्स होता है, स्थिर होता है। इसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, के या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ गए? प्रतिरोधकता का मात्रक समीकरण 10.3 को के लिए हल करने पर देखो, प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो भी आप देख लो। प्रतिरोधकता का मात्रक ये सूत्र था हमारा, प्रतिरोधकता के इक्वल टू RA/L। अब देखो आर का मतलब होता है प्रतिरोध, बोलो मात्रक क्या हो गया? ओम। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में माना लिया। क्षेत्रफल तो किलोमीटर में भी होता है, हेक्टेयर मीटर में होता है, लेकिन नॉर्मली है मीटर स्क्वायर में। तो ए मीटर स्क्वायर में, ओम लंबाई मीटर में होती है। ठीक है, मीटर से मीटर एक बार कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। तो ऐसे करके ऐसे ऐसे ओम मीटर, के की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई। ठीक है, अब देखो प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस आगे कुछ और दिया हुआ है, थोड़ा सा और इसको बता रखा है। माना कि एक चालक था जिसके अनुप्रस्थ काट व लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है, यानी कि लंबाई भी एक है और अनुप्रस्थ काट भी 1 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल मतलब ये एरिया, बताऊँ ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया है ना आपका, ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? तो ये एक वर्त हो गया, गोल हो गया वर्त। क्षेत्रफल πr²। तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया, इसका मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, माना है इन्होंने, लेंथ को भी 1 मान लिया है। तो अब क्या करेंगे जो के का मान आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो के बराबर एल, यानी कि प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा? प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा। इससे हमारी परिभाषा हो जाएगी प्रतिरोधक, अर्थात एक इकाई लंबाई, इकाई तो लंबाई देखो यहाँ, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध बनेगा ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखो के बराबर हो जाएगा आर, ये ए का मान 1, तो के इज इक्वल टू आर इंटू 1/1। तो के बराबर बन गया आर, ये इक्वेशन बन गई हमारी, के बराबर आर। क्या बन गई? यानी प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। कब होगा? जब एक इकाई तो ले लेंगे क्षेत्रफल और एक इकाई ले लेंगे लंबाई। इससे हमारी परिभाषा निकल कर देखो, यहाँ कंटेंट जुड़ता है हमारा, देखो इसको अंडरलाइन करेंगे आप। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, ये नोट रखना आप, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका ये। प्रतिरोधकता है ना, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, न उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ की निर्भरता होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, देखो ताप बढ़ाने पर क्या होता है कुछ धातुएं आपने देखी होगी, सोना चांदी तांबा वगैरह,
बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, आदि का ताप बढ़ा देना प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुछ मिश्र धातु जैसे मैग्नीज है, कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। इसके विपरीत कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इन्हें उपधातुओं को अर्धचालक कहते हैं। जो उपधातु होती है कौन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम को बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं इनको, उपधातु हैं, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। कुछ धातुओं के ताप कम करने पर एक निश्चित ताप में प्रतिरोध शून्य भी हो जाता है, इसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। देखो यहाँ परिभाषा बन रही खूब सारी अतिचालक की, अर्धचालक की। ठीक है, इसको नोट करना आप। उदाहरण स्वरूप पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। पारे का प्रतिरोध जो है ना 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। यदि पारे को 4.2 प्रतिरोध को केल्विन ताप दिया जाता है तो वह शून्य हो जाता है उसका प्रतिरोध उसका। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी सारणी देगा आपको दी हुई है, यहाँ पर सारणी भी आप नोट करें। चालक पदार्थ और प्रतिरोध, चालक पदार्थ और प्रतिरोध, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। ठीक है। देखो विद्यार्थी, इस सीरीज को आप देखें एक बार थोड़ी सी, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें ध्यान दें आप। यानी कि चांदी सब विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसके बाद तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। चालकता की दृष्टि से उपरोक्त चारों धातुओं का क्रम ये है। देखो चांदी सबसे अधिक ज़्यादा चालक है, उससे कम चालक है तांबा, उससे कम है सोना, सबसे कम है एल्यूमिनियम चालकता की दृष्टि से। यानी करंट जब प्रभावित करेंगे तो चांदी में बहुत तुरंत करंट प्रभावित होगा, यानी चालकता इसकी ज़्यादा है। जिसकी चालकता ज़्यादा होगी, ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, अभी पीछे देखा था हमने 4 चालक, ये है सबसे अच्छा चालक जो है ना आपका चांदी है। इसको तो आप नोट कर लेना, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है ना। प्रतिरोध, देखो यहाँ पर प्रतिरोध, ये प्रतिरोध बताया है आपको। प्रतिरोध सबसे अधिक प्रतिरोध एल्यूमिनियम का है, सबसे कम प्रतिरोध चांदी का है। यानी जिसका प्रतिरोध कम है उसकी चालकता अधिक होगी। उल्टा सिस्टम है, यानी चांदी की चालकता ज़्यादा है, प्रतिरोध कम है। ठीक है। प्रतिरोध कम है तो उसका मतलब उसके अंदर आवेश आराम से बहेगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, तो प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब इसमें आवेश जल्दी बहेगा, करंट जल्दी आएगा। तो ठीक इस प्रकार यहाँ चांदी एक अच्छा, इसलिए चांदी को एक अच्छा चालक माना जाता है। इसमें आवेश प्रवाह की दर जल्दी आवेश बह जाते हैं तुरंत। मतलब अवरोध कम है, प्रतिरोध कम है। तो ध्यान रखना, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें चालकता कम होगी, जिसकी चालकता कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। उल्टा सिस्टम है इसमें। देखो पढ़ लें इसको ढंग से। प्रतिरोध का संयोजन देखो 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इजी पॉइंटर्स में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसको समझा देता हूँ आपको मैं। ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये धारा बह रही है, प्लस से माइनस की ओर बहेगी। धारा ध्यान रखना प्लस से माइनस की ओर बहती है। अब ये धारा जो बह रही है तो इसमें क्या होता है, हमें श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 3 प्रतिरोध लगा दिए। सीधी सिंपल बात है, 3 प्रतिरोध लगा दिए R1, R2, R3। इनके सिरों पर विभवांतर V1 है, V2 है, V3 है। ठीक है। इसको A, B, C और D। ये धारा I बह रही है, माना कि सर्किट में धारा I बह रही है कुंजी लगाने के बाद। ठीक है। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होंगे, तो मैंने बताया था ओम का नियम V बराबर IR। तो इसको नोट करें आप। देखो V = IR, ये हमने बताया था, ये प्रतिरोध का नियम था, ओम का नियम था। तो इनके सिरों पर विभवांतर निकालना, तो सिंपलिटी है, जब V1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 R1 ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर धारा एक ही बह रही, धारा समान बह रही है, तो धारा I लेंगे हम, तो V1 = IR1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, सिंपल है बिल्कुल। V बराबर IR, ओम का नियम था ही। V1 बराबर IR1, I यानी एक समान धारा बह रही है, धारा डिवाइड नहीं हो रही, धारा बट नहीं रही, धारा सीधी जा रही, तो I को I में ले लेंगे। तो V1 का तो हो जाएगा IR1, IR2, IR3। ठीक है। अब देखो इजी पॉइंट है,
टोटल इस बिंदु ए से डी तक के सिरों पर जो टोटल विभव उत्पन्न होगा उसको हम जोड़ लेंगे, उसका योग कर लेंगे विभव का। तो विभव का योग हो जाएगा v इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो बता दें आप। देखो ये देखो v इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, यहाँ पे तीनों रख देंगे, i कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ R1 R2 R3 श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध R है, तुल्य प्रतिरोध R है। तो देखो इस प्रकार यहाँ पर एक सीरीज बनती है आपकी, ये रहा। ये V बराबर IR था, यहाँ रख दिया हमने, V बराबर IR था पहले, और V बराबर हमारा अभी अभी आया था I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे V की वैल्यू रख दी IR इस जगह पे। देखो इस जगह पे ध्यान देना, यहाँ पर रख दी वैल्यू, यहाँ पर ये मान यहाँ पर रखा गया। अब ये I से I इधर कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब बहुत से चालक तार श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध उन संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी जो R1 R2 R3 लगाए गए हैं तीनों, उनका जो योग है वो R के बराबर हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुल प्रतिरोध। इससे हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि जब बहुत से चालक तार श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन के कुछ प्रतिरोध उन संयोजित प्रतिरोधों के योग के बराबर होते। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिल्कुल इजी सिंपल है। देखो यहाँ से देख लो आप, 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध दें। ये आपको 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो ये R1 या R2 और ये R3 है। तो V1 V2 V3 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर धारा इसमें बताया था मैंने आपको, जो धारा बहेगी इसमें I, ठीक है। तो वही सिस्टम इसका न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा आप देखो उधर, देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एक दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन में डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान देना। इसमें वही बैटरी लगेगी, वही धारा बहेगी, लेकिन ऐसे समांतर क्रम में संयोजन करेंगे इसको, एक के ऊपर एक के ऊपर एक नीचे, ऐसे बोलते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। हमारे घरेलू जो उपकरण लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। देखो अब ये जो धारा यहाँ से, देखो धारा यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये बट गई धारा, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो धारा I1 I2 I3, प्रतिरोध तो 3 लग रहे हैं, R1 R2 R3। धारा का डिवाइडेशन हो चुका है आपकी बाहर, ठीक है। तो वही सिस्टम है आपका कि यहाँ पे जैसे मान लो V बराबर IR था आपका, तो V बराबर यहाँ पर हो जाएगा IR1। यहाँ विभव समान रहेगा, ठीक है, विभवांतर समान रहेगा या विभवांतर। तो V बराबर IR, देखो यहाँ पे आप देख लें, बता देता हूँ आपको, V इज इक्वल टू IR। ये तो सूत्र हमारे पास था। अब यहाँ विभवांतर तो समान रहेगा दोनों सिरों पर, यहाँ से यहाँ तक धारा इसमें गुजरेगी, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल गुजरेगी, यहाँ पहुँचेगी। अब यहाँ पर I1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू I1 R1। अब आप समझ गए I1 R1। I1 का मान निकालने के लिए बताया R1 चला जाएगा इसके नीचे, V अपॉन R1। ये आप समझ रहे हो। I2 का मान निकालेंगे तो V अपॉन R2, I3, तीनों को जोड़ देंगे हम। देखो भाई धारा तो I बह रही है ना, यहाँ पे डिवाइडेशन इसका हुआ धारा का, तो धारा निकल के बाहर यहाँ तक आएगी। तो प्रतिरोध यहाँ पे रोध, इसमें अवरोध बाधा उत्पन्न कर रहा है इसके अंदर, इसके आवेश को बहने नहीं दे रहा, ठीक है। तो देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस इक्वेशन को आप समझ लें। जो धारा बह रही है I, वो I1 I2 और I3 के तीनों के बराबर है। उतनी तो धारा बहेगी जितनी जा रही थी। अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 I2 I3 के मान रख देंगे तीनों। इसमें V कॉमन आ रहा है जो ले लेंगे। तो V कॉमन जैसे हम लेते हैं, देखो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब जो I का मान रखेंगे, I का मान हम यहाँ से I बराबर V अपॉन R,
तो यहाँ पर यदि R1 R2 R3 समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R है तो तुल्य प्रतिरोध में धारा I बराबर V/R। ये तुल्य प्रतिरोध मान लिया जाए इसे हम R को, तो धारा I बराबर V/R। तो यहाँ पर I का मान रख लेंगे V/R। ये I आया था यहाँ पर, ये वाला जो I था ये, इसका मान रख दिया हमने V/R। तो विद्यार्थियों V से ये V कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 1 रहेगा 1/R। 1/R, ठीक है विद्यार्थियों। देखो यहाँ पर अब आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + R2 + R3। इसकी सहायता से आप ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखो अर्थात समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर। यानी कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी R जो होता है ना, इसका व्युत्क्रम होता है 1/R। तो ये 1/R को बोलते हैं व्युत्क्रम। तो ये उल्टा जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उसके पृथक पृथक अलग अलग प्रतिरोध है ना, R1 R2 R3, उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 इसके अंदर हो जाएगा ऐसे। ठीक है विद्यार्थियों, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे, इसको पता लगाएंगे, आपके पास इसका आंसर आराम से इसके धारा का मान निकाल सकते हैं आप। 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर। न्यूमेरिकल नंबर 6 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये भी आपका समांतर क्रम में है, यहाँ समांतर क्रम में दे रखा है। ये आपका एक प्रतिरोध जोड़ा है उसने श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा इसको देखें आप, आ जाएगा, कोशिश करना आप। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, देखो यदि ऐसा विद्युत परिपथ ले लें जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर में किया जाता है। विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव, विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना। तो देखो किया गया कार्य W बराबर आवेश इंटू विभवांतर Q इंटू V के बराबर होता है। ठीक है, W बराबर IT इंटू V होता है, Q बराबर IT धारा और टाइम, यानी कितने समय में कितनी धारा प्रभावित हो रही है, उसे कहते हैं आवेश। Q बराबर समय और धारा का गुणनफल। इस प्रकार विद्यार्थी ये देखो आपको विद्युत शक्ति वगैरह ये इसके दे रखे हैं कुछ, थोड़ा सा किलोवाट में ऊर्जाएं। विद्युत शक्ति 1 किलोवाट में 1 मेगावाट, अश्व शक्ति, न्यूमेरिकल वगैरह दिए हुए हैं। आप थोड़े से इसको सॉल्व कर लें आप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। कोशिश करें आप, इसका प्रयास करें। और कुछ इसमें रहेगा जो बाद में और डाल दूँगा मैं इसमें थोड़ा सा और। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लगे रहिए, पढ़ते रहिए।